Hello students, I am Divyagar. Today we will discuss solubility of solids in liquids. तो बेटा जैसे solubility of solids in liquid को हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि हमारा सॉल्वेंट जो जिसमें हम कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं अगर वो पोलर है तो हम उसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे वो भी पोलर ही होना चाहिए। अगर पोलर है तो पोलर सॉल्यूट किसी भी पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर है तो वो इजीली डिजोल्व नहीं होगा और उसकी डिजोल्व होने की मात्रा भी जो होगी वो बहुत कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट क्लियर किया था कि जो वाटर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? एक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्वेंट क्यों है यहाँ पे वाटर? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाएं तो स्ट्रक्चर होती है HOH, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम इसमें कोई भी पॉलर डिजोल्व करेंगे सॉल्यूट, जैसे कि सपोज करो NaCl ही ले लो, तो NaCl क्या होता है? पार्शियल इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। या फिर हम इसमें कोई दूसरा ले लें, जैसे कि हम लें HCl, तो HCl गैस है ना, इस गैस की फॉर्म में, वो सॉलिड की फॉर्म में था। अगर हम गैस की फॉर्म में इसमें कोई डिजोल्व करना चाहते हैं तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होता है ना। ये कोवेलेंट है। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट कैसा है? पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वाटर के साथ ये क्या करेगा? जब इसमें डिजोल्व करेंगे तो वाटर के साथ, वाटर की स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी, क्या होती है? HOH। तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ, कौन से वाला नेगेटिव? ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। और जब अट्रैक्शन शो करेगा तो ये इनके बीच में क्या होगी? सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या क्लियर किया था बेटा कि ये पोलर है, ये भी पोलर है। तो पोलर डिजोल्व इन पोलर बट नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये पोलर का था, सेकंड ये नॉन पोलर का था। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी का हुआ था हमारे क्या? सॉल्युबिलिटी की हमने टर्म्स को, सॉलिड को इसमें डिजोल्व करने के लिए कुछ रूल देखे थे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम। अब ये इन टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है, इस टर्म्स पे जाते हैं हम कि इनमें मेन डिफरेंस होता क्या है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि अब जैसे सपोज करो हम सॉल्यूट ले रहे हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट की फॉर्म में मैं वाटर ले लेती हूँ ना। तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? तो हमने इसमें कोई भी सॉलिड सॉल्यूट वाटर में या सॉल्वेंट में डिजोल्व करना शुरू किया है ना, तो जो वो उसमें डिजोल्व होगा, क्योंकि वो पोलर है, पोलर अभी हमने कहा पोलर डिजोल्व इन पोलर, तो वो पोलर है तो उसमें डिजोल्व होगा, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। सपोज करो आप शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो आप जितना ज़्यादा शुगर डिजोल्व करते जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी इंक्रीज होती जाएगी, वो उतना ही गाढ़ा होता चला जाएगा, है ना। तो उसकी क्या कर देता है? कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? अब सपोज करो, देखो मैंने लिया 500 ml ले लिया वाटर। अब इसमें मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने क्या किया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया है, उस पर मैंने इसमें शुगर डिजोल्व करना शुरू किया है। तो शुगर डिजोल्व करना शुरू किया तो हमने देखा कि लगभग कितने 120 ग्राम इसमें शुगर डिजोल्व हो गए। अब मैंने क्या किया? अब इसके बाद क्या होगा कि आप इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं करें, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यही फिक्स। तो आप जैसे शुगर डिजोल्व करेंगे तो शुगर उसमें डिजोल्व नहीं होगा, उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा और शुगर क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो आप उसी को हमने यहाँ पे 11th में 2 टर्म्स पढ़ी थी, क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था? वो सॉल्यूशन जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट
आगे डिजोल्व होना बंद हो जाए और नीचे ही बैठ जाए ना, नीचे बैठ जाए वो तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कब कब फिक्स टेम्परेचर पर, अगर आप इसमें सपोज करो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर आप इसमें इसी सॉल्यूशन में इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करो मैंने 25 की बजाय टेम्परेचर कर दिया 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे क्या होगा बेटा, इसमें और ज़्यादा शुगर डिजोल्व हो जाएगी, है ना, और ज़्यादा शुगर डिजोल्व होगी। अब मान के चलते हैं कि सपोज करो पहले कितनी शुगर डिजोल्व हो रही थी, 120 डिग्री शुगर डिजोल्व हो रही थी, किसमें बेटा, 500 है ना ml में, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अब मैंने टेम्परेचर किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो अब मैंने देखा लगभग 270 ग्राम इसमें क्या हो गई, डिजोल्व हो गई शुगर। तो अब बेटा शुगर डिजोल्व हो गई, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि टेम्परेचर जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन अब सपोज करो मैं क्या करती हूँ, उसको ठंडा करना शुरू कर देती हूँ, कूल करना शुरू करती हूँ। तो जब हम इसको कूल करेंगे तो अब कूल करने पे वापस वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो आपने 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया था, जो वापस आप ठंडा कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को, तो वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 40 से 30 से 25 पे पहुंचेगा। तो जैसे ही वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो बेटा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अपनी 120 से एक्स्ट्रा 270 उसमें डिजोल्व हो गया था, अब वो फिर से डिजोल्व नहीं होगा क्यों, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ओनली 120 ग्राम शुगर ही डिजोल्व हो सकती है। तो अब 27 में से -120 अगर हम माइनस करें तो यानी कि कितना हमारा अमाउंट फिर शुगर का ऐसा रह गया जो अब इसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगा, जो इसमें अब डिजोल्व नहीं हो पाएगा, कितने, 150 ग्राम। अब ये 150 ग्राम शुगर ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन में से उड़ के चली जाएगी, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में ही रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन में नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले तो ये डिजोल्व हो चुकी थी। ये तो ऐसी कंडीशन कब आई, जब आपने इस सॉल्यूशन को वापस कूल करने पे टेम्परेचर को डिक्रीज किया, है ना। तो जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो गई, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जो 150 ग्राम शुगर जो आपकी वापस टेम्परेचर डिक्रीज करने पे नीचे बैठ गई क्रिस्टल्स के फॉर्म में, उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नेक्स्ट करते हैं हम इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम टर्म को देखते हैं। तो बेटा इक्विलिब्रियम में हमने देखा है कि यहाँ पे इधर रिएक्टेंट, सपोज करो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये इधर हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये इधर हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो अब इधर रिएक्टेंट की आप सपोज करो आपने इधर एक कोई आपके पास कोई भी रील ले लो, रील ले लेते हैं, यहाँ पे रील ली आपने और वो पूरी रील है, भरी हुई रील है, और यहाँ पे आपने खाली रील ली। अब आपने इसका धागा इस पर कवर करना शुरू कर दिया। तो अब आप जब इसका धागा इस पर कवर करेंगे, एक कंडीशन क्या आएगी कि यहाँ पे तो आपका धागा आधा यहाँ पे तो इंक्रीज होता जा रहा है, पर वहां से क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब इधर और इधर दोनों साइड आपकी क्या होगी, उस अमाउंट इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पार्ट में भी क्या होगा कि आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया था, जो डिजोल्व हो रहा था और सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा था, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वो कंडीशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंडीशन इक्वल, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में आती है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, एक में साइन ऐसा दिखाई देगा आपको और सेकेंड टाइम आपको साइन ऐसा दिखाई देगा। अगर ये वाला साइन है
तो इसको कहता है रिवर्सिबल। लेकिन अगर ये वाला साइन है तो इसको कहता है इरिवर्सिबल, यानी कि इस वाले साइन में रिएक्शन फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। लेकिन इस वाले साइन में रिएक्शन अगर एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वापस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप आइस को वाटर को आइस में या आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर दूध को एक बार दही में कन्वर्ट करने के बाद दही को वापस दूध मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही पॉइंट है। तो इसलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म से हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी हमने किया है, क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपने टेम्परेचर लिया है वो ही लेंगे और प्रेशर भी वो ही लेंगे, और उसमें अब सॉल्यूट आपका डिसोल्व होना बंद हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक वो डिसोल्व हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टर्म्स आती है क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो अब हम पीछे भी कर चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जो डिसोल्व होता है, जिसकी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म्स में हम इसमें चलते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारी क्या है कि इस पे कौन कौन सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं ना, सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं, किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट तो आप बता सकते हैं अभी, क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट है ना, ये यहाँ पे नोट नहीं किया क्योंकि आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट, एक पॉइंट तो सॉल्यूट हो जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा, यानी कि दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। लाइक दिस, लाइक सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, पोलर, तो ही वो उसमें क्या होगा, डिसोल्व होगा, यानी कि सॉल्युबल होगा। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम चले तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी चीज़ में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालेगा। अब सपोज करो आपने एक ग्लास वाटर लिया है ना, उसमें आपने शुगर डिसोल्व की, वो आपने शुगर डिसोल्व की और वो ये सपोज करें फ्लास्क ले रहा है, इसमें वाटर लिया, इसमें आपने शुगर डालनी शुरू की और वो उसमें डिसोल्व हो रही है, लेकिन एक अमाउंट के बाद शुगर इसमें नीचे पार्टिकल की इसमें नीचे बैठ गई, वो डिसोल्व नहीं हो रही है। आप इसको हीट करें है ना, आप इसको क्या करें, हीट, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसमें शुगर और ज़्यादा मात्रा में डिसोल्व हो जाएगी है ना। तो एक बात बताओ, आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है ना। तो अब यहाँ हमने दो पॉइंट पढ़ के आए हैं कि ऐसे रिएक्शन करें तो यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन ज़्यादा बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर कम बन रहा है वापस तो वो बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए हमें लास्ट ईयर वाले 2 पॉइंट्स को वापस से लर्न रखना पड़ेगा। कौन सा, ली चटर्ले प्रिंसिपल। ली चटर्ले प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जब हम किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब इससे इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब, देखो बिल्कुल अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने शुगर ली थी और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने क्या किया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसोल्व कर रहे थे तो 120 ग्राम डिसोल्व हो रही थी, 120 ग्राम डिसोल्व हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने 50 करा तो वो 227 डिसोल्व होने लगी। अब जैसे ही आपने फिर से डिक्रीज किया टेम्परेचर, यही तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं
यानी कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड से वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हैं। कैसे करके? कूल करके, ठंडा करके उसको। तो आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। तो अब रिएक्शन की सॉलिबिलिटी कम हो गई थी। वो जो बाकी के कितने 150 ग्राम शुगर थी वो अब नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठ गई थी ना। तो अब रिएक्शन यहाँ फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है? बैकवर्ड हो रही है। तो यही ली चैटरले प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करें, यानी कि यहाँ हीट ज़्यादा करें तो फॉरवर्ड होगी, लेकिन अगर हम कूल करें इसको तो ये वापस बैकवर्ड चली जाएगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा बेटा? It does not have any significant effect on solubility of solids in liquid। यानी कि जब हम प्रेशर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड को आप जब लिक्विड में डाल चुके तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो तब प्रेशर एक मेन रोल प्ले करेगा। क्लियर हुई बात? तो इसलिए यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है कि प्रेशर का इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम किसी सॉलिड को भी, क्योंकि हम सेकेंड केस और पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ इस चैप्टर में दो ही तरह के सॉल्यूशन को ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्या? सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड टाइम अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? गैस इन लिक्विड। तो जब हम गैस इन लिक्विड को पढ़ेंगे तो तब हम प्रेशर को अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसका लार्ज इफेक्ट पड़ता है प्रेशर को बहुत, क्योंकि आप अगर किसी भी गैस को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो उसमें क्या होगी? ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक में आप ऐसा कोई सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कोई गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व की हुई है? हाँ लेते हैं आप। कोल्ड ड्रिंक आप जो थम्स अप पीते हैं उसमें जो CO2 होती है वो गैस की फॉर्म में, और वो किस में डिजोल्व होती है बेटा? वो डिजोल्व होती है लिक्विड की फॉर्म में डिजोल्व होती है ना। लिक्विड की फॉर्म में डिजोल्व होगी। जब आप लिक्विड की फॉर्म में उसको डिजोल्व करोगे और लिक्विड की फॉर्म में डिजोल्व करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? लिक्विड की फॉर्म में डिजोल्व करने के बाद जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा प्रेशर देने पे उसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यागर। टुडे वी विल डिस्कस सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो बेटा जैसे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि हमारा सॉल्वेंट जो जिसमें हम कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं अगर वो पोलर है तो हम उसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे वो भी पोलर ही होना चाहिए। अगर पोलर है तो पोलर सॉल्यूट किसी भी पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर है तो वो इजीली डिजोल्व नहीं होगा और उसकी डिजोल्व होने की मात्रा भी जो होगी वो बहुत कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट क्लियर किया था कि जो वाटर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? एक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्वेंट क्यों है यहाँ पे वाटर? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाएं तो स्ट्रक्चर होती है HOH, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम इसमें कोई भी चीज़ कोई भी पोलर डिजोल्व करेंगे सॉल्यूट, जैसे कि सपोज करो NaCl ही ले लो, तो NaCl क्या होता है? पार्शियल इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। या फिर हम इसमें कोई दूसरा ले लें, जैसे कि हम जैसे लें HCl, तो HCl गैस है ना, इस गैस की फॉर्म में, वो सॉलिड की फॉर्म में था। अगर हम गैस की फॉर्म में इसमें कोई डिजोल्व करना चाहते हैं तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होता है ना। ये कोवैलेंट है। HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है बट कैसा है? पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वाटर के साथ ये क्या करेगा? जब इसमें डिजोल्व करेंगे तो वाटर के साथ, वाटर की स्ट्रक्चर अभी
अभी हमने बनाई थी, क्या होती है, HOH। तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ, कौन से वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। और जब अट्रैक्शन शो करेगा तो ये इनके बीच में क्या होगी, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या क्लियर किया था बेटा कि ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर डिजोल्व इन पोलर बट नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये पोलर का था, सेकंड ये नॉन पोलर का था। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी का हुआ था हमारे क्या, सॉल्युबिलिटी की हमने टर्म्स को, सॉलिड को इसमें डिसोल्व करने के लिए कुछ रूल देखे थे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम। अब ये इन टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है, इस टर्म्स पे जाते हैं हम कि इनमें मेन डिफरेंस होता क्या है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि अब जैसे सपोज करो हम सॉल्यूट ले रहे हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट की फॉर्म में मैं वाटर ले लेती हूँ ना। तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो हमने इसमें कोई भी सॉलिड सॉल्यूट वाटर में या सॉल्वेंट में डिसोल्व करना शुरू किया है ना, तो जो वो उसमें डिसोल्व होगा, क्योंकि वो पोलर है, पोलर अभी हमने कहा पोलर डिसोल्व इन पोलर, तो वो पोलर है तो उसमें डिसोल्व होगा, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सपोज करो आप शुगर को डिसोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो आप जितना ज़्यादा शुगर डिसोल्व करते जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी इंक्रीज होती जाएगी, वो उतना ही गाढ़ा होता चला जाएगा, है ना। तो उसकी क्या कर देता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, अब सपोज करो, देखो मैंने लिया 500 ml ले लिया वाटर। अब इसमें मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने क्या किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया है, उस पर मैंने इसमें शुगर डिसोल्व करना शुरू किया है। तो शुगर डिसोल्व करना शुरू किया तो हमने देखा कि लगभग कितने 120 ग्राम इसमें शुगर डिसोल्व हो गए। अब मैंने क्या किया, अब इसके बाद क्या होगा कि आप इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं करें, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यही फिक्स। तो आप जैसे शुगर डिसोल्व करेंगे तो शुगर उसमें डिसोल्व नहीं होगा, उसमें डिसोल्व होना बंद हो जाएगा और शुगर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो आप उसी को हमने यहाँ पे 11th में 2 टर्म्स पढ़ी थी, क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था, वो सॉल्यूशन जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट आगे डिसोल्व होना बंद हो जाए और नीचे ही बैठ जाए ना, नीचे बैठ जाए वो, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कब फिक्स टेम्परेचर पर। अगर आप इसमें सपोज करो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर आप इसमें इसी सॉल्यूशन में इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करो मैंने 25 की बजाय टेम्परेचर कर दिया 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे क्या होगा बेटा, इसमें और ज़्यादा शुगर डिसोल्व हो जाएगी, है ना, और ज़्यादा शुगर डिसोल्व होगी। अब मान के चलते हैं कि सपोज करो पहले कितनी शुगर डिसोल्व हो रही थी, 120 डिग्री शुगर डिसोल्व हो रही थी, किसमें बेटा, 500, है ना, ml में, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अब मैंने टेम्परेचर किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो मैंने देखा लगभग 270 ग्राम इसमें क्या हो गई, डिसोल्व हो गई शुगर। तो अब बेटा शुगर डिसोल्व हो गई, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि टेम्परेचर जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन अब सपोज करो मैं क्या करती हूँ, उसको ठंडा करना शुरू कर देती हूँ, कूल करना शुरू करती हूँ। तो जब हम इसको कूल करेंगे तो अब कूल करने पे वापस वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो आपने 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया था, जो वापस आप ठंडा कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को, तो वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 40 से 30 से 25 पे पहुंचेगा। तो जैसे ही वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो बेटा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अपनी 120 से एक्स्ट्रा 270 उसमें डिसोल्व हो गया था, अब वो फिर से डिसोल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ओनली 120 ग्राम शुगर ही डिसोल्व हो सकती है। तो अब 27 में से -120 अगर हम माइनस करें तो यानी कि कितना हमारा अमाउंट फिर शुगर का ऐसा रह गया जो अब इसमें डिसोल्व नहीं हो पाएगा, जो इसमें अब डिसोल्व नहीं हो पाएगा। कितने, 150 ग्राम। अब ये 150 ग्राम शुगर ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन में से उड़ के चली जाएगी, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में ही रहेगी,
लेकिन सॉल्यूशन में नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये डिजोल्व हो चुकी थी। ये तो ऐसी कंडीशन कब आई? जब आपने इस सॉल्यूशन को वापस कूल करने पे टेम्परेचर को डिक्रीज किया, है ना। तो जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो गई, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जो 150 ग्राम शुगर जो आपकी वापस टेम्परेचर डिक्रीज करने पे नीचे बैठ गई क्रिस्टल्स के फॉर्म में, उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हम करेंगे क्या? नेक्स्ट करते हैं हम इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम टर्म को देखते हैं। तो बेटा इक्विलिब्रियम में हमने देखा है कि यहाँ पे इधर रिएक्टेंट, सपोज करो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये इधर हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये इधर हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो अब इधर रिएक्टेंट की आप सपोज करो आपने इधर एक कोई आपके पास कोई भी रील ले लो, रील ले लेते हैं। यहाँ पे रील ली आपने और वो पूरी रील है, भरी हुई रील है, और यहाँ पे आपने एक खाली रील ली। अब आपने इसका धागा इस पर कवर करना शुरू कर दिया। तो अब आप जब इसका धागा इस पर कवर करेंगे, एक कंडीशन क्या आएगी कि यहाँ पे तो आपका धागा आधा यहाँ पे तो इंक्रीज होता जा रहा है, पर वहां से क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब इधर और इधर दोनों साइड आपकी क्या होगी? उस अमाउंट इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पार्ट में भी क्या होगा कि आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया था, जो डिजोल्व हो रहा था और सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा था, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो वो कंडीशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में आती है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, एक में साइन ऐसा दिखाई देगा आपको और सेकेंड टाइम आपको साइन ऐसा दिखाई देगा। अगर ये वाला साइन है तो इसको कहता है रिवर्सिबल, लेकिन अगर ये वाला साइन है तो इसको कहता है इरिवर्सिबल। यानी कि इस वाले साइन में रिएक्शन फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है, लेकिन इस वाले साइन में रिएक्शन अगर एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वापस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप आइस को वाटर को आइस में या आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर दूध को एक बार दही में कन्वर्ट करने के बाद दही को वापस दूध मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही पॉइंट है। तो इसलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शंस होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म से हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी हमने किया है, क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपने टेम्परेचर लिया है वो ही लेंगे और प्रेशर भी वो ही लेंगे, और उसमें अब सॉल्यूट आपका डिसोल्व होना बंद हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक वो डिसोल्व हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टर्म्स आती है क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो अब हम पीछे भी कर चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जो डिसोल्व होता है, जिसकी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व होती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म्स में हम इसमें चलते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारी क्या है कि इस पे कौन कौन सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं ना। सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं, किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट तो आप बता सकते हैं अभी, क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये यहाँ पे नोट नहीं किया क्योंकि आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट, एक पॉइंट तो सॉल्यूट हो जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा, यानी कि दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। लाइक दिस, लाइक
सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, पोलर, तो ही वो उसमें क्या होगा, डिजोल्व होगा, यानी कि सॉल्युबल होगा। फिर सेकेंड पॉइंट अगर हम चले तो सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी चीज़ में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालेगा। अब सपोज करो आपने एक ग्लास वाटर लिया है ना, उसमें आपने शुगर डिजोल्व की, वो आपने शुगर डिजोल्व की और वो ये सपोज करें फ्लास्क ले रहा है, इसमें वाटर लिया, इसमें आपने शुगर डालनी शुरू की और वो उसमें डिजोल्व हो रही है, लेकिन एक अमाउंट के बाद शुगर इसमें नीचे पार्टिकल की इसमें नीचे बैठ गई, वो डिजोल्व नहीं हो रही है। आप इसको हीट करें, है ना, आप इसको क्या करें, हीट, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसमें शुगर और ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व हो जाएगी, है ना। तो एक बात बताओ, आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, है ना। तो अब यहाँ हमने 2 पॉइंट पढ़ के आए हैं कि ऐसे रिएक्शन करें तो यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन ज़्यादा बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर कम बन रहा है वापस तो वो बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए हमें लास्ट ईयर वाले 2 पॉइंट्स को वापस से लर्न रखना पड़ेगा। कौन सा, ली चैटरले प्रिंसिपल। ली चैटरले प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जब हम किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब इससे इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब, देखो बिल्कुल अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने शुगर ली थी और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने क्या किया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिजोल्व कर रहे थे तो 120 ग्राम डिजोल्व हो रही थी, 120 ग्राम डिजोल्व हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने 50 करा तो वो 227 डिजोल्व होने लगी। अब जैसे ही आपने फिर से डिक्रीज किया टेम्परेचर, यही तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड से वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हैं, कैसे करके, कूल करके, ठंडा करके उसको, तो आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। तो अब रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई थी, वो जो बाकी के कितने 150 ग्राम शुगर थी वो अब नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठ गई थी ना, तो अब रिएक्शन यहाँ फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। तो यही ली चैटरले प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करें यानी कि यहाँ हीट ज़्यादा करें तो फॉरवर्ड होगी, लेकिन अगर हम कूल करें इसको तो ये वापस बैकवर्ड चली जाएगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा बेटा, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि जब हम प्रेशर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड को आप जब लिक्विड में डाल चुके तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो तब प्रेशर एक मेन रोल प्ले करेगा। क्लियर हुई बात। तो इसलिए यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है कि प्रेशर का इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम किसी सॉलिड को भी, क्योंकि हम सेकेंड केस और पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ इस चैप्टर में 2 ही तरह के सॉल्यूशन को ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्या, सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड टाइम अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड। तो जब हम गैस इन लिक्विड को पढ़ेंगे तो तब हम प्रेशर को अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका लार्ज इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का बहुत, क्योंकि आप अगर किसी भी गैस को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो उसमें क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए,